अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आज का जो हमारा असल में टॉपिक है वो है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। और जिस तरह से हमने बैरियर मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट किए हुए थे, उसमें से लास्ट जो हमारा होगा वो है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। मतलब इसमें हम इस तरह की कोई डिवाइस यूज़ करेंगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी पिल्स के बारे में, इंजेक्टेबल्स के बारे में, बैरियर्स के बारे में। लेकिन इस दफ़ा जो हम बात करेंगे वो यूट्रीन डिवाइसेस में होंगे। वो डिवाइसेस जो हम यूट्रीन में रिपोर्ट करेंगे और उसको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको हम इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस कहते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है उसको हम क्लासीफाई भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो these are the devices that act like a foreign body when placed in the uterus to prevent the pregnancy। हम क्या करेंगे, हम इसको प्लेस करेंगे इन दी यूट्रस। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने इसको यूट्रस में इम्प्लांट करना है फॉर द पर्पस ऑफ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, सो द रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन लीड टू द अवेकनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्शन। क्या मतलब है इसका, कि जिस तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस के यूज़ में भी इजाफा आता चला जाता है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अगर हमने इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस यूज़ किए हैं तो हम वन टाइम जो है ना इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और इसको इम्प्लांट करके हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, at present about million women use some type of IUCDs for the contraception। क्या मतलब है इसका, कि मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग फीमेल्स जो है ना वो IUDs यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक हो गई बात। तो मतलब इसकी जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब इसमें जो है ना टाइप्स ऑफ आईओडीज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई मैकेनिज़्म्स वगैरह इस तरह नहीं है, तो मतलब इसकी जो हम सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिफिकेशन भी याद करें ना तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक हो गई बात। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ द आईओसीडीज़। आईओसीडीज़ में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं नॉन मेडिकेटेड आईओसीडीज़ और एक होते हैं मेडिकेटेड आईओसीडीज़। एक में मतलब मेडिसिन के साथ और दूसरा है मेडिसिन के बगैर। तो आईओसीडीज़ में हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस है, एक है नॉन मेडिकेटेड और दूसरा है हमारे पास मेडिकेटेड आईओसीडीज़। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें कुछ जनरेशन्स भी है, मतलब पहले वाला कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक हो गई बात। अच्छा, जनरेशन्स में अगर हम देख ले तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जनरेशन्स। फर्स्ट जनरेशन जिसको हम नॉन मेडिकेटेड आईओसीडीज़ भी कहते हैं, सेकंड जनरेशन जिसको हम कॉपर आईओसीडीज़ भी कहते हैं, थर्ड जनरेशन जिसको हम हार्मोन रिलीजिंग आईओसीडीज़ कहते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन को आपने याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन जो है ना ये नॉन मेडिकेटेड है, सेकंड जनरेशन हमारे पास है कॉपर आईओसीडीज़, और जो थर्ड जनरेशन है ना इसको हम कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओसीडीज। मतलब इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक हो गई बात। तो ये तीन आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख ले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आईओसीडीज, मतलब इसका ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से ये जो है ना काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईओसीडीज क्या है। सो दीज आर फॉलोइंग, मतलब ये किस तरह से काम करेगा। सो चार तरीके हैं इसका। लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काजिंग लाइसिस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब क्या है कि वहाँ पे जब जब आप आईयूसीडीज को इम्प्लांट कर लेते हैं ना, इम्प्लांट, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो होगा। तो जब भी लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो होगा तो उसके साथ जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, वो जो है ना उसकी लाइसेस स्टार्ट हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन जो है ना स्टार्ट हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। एक तरीका ये हो गया, मतलब ये इस तरह से काम करता है। दूसरा है मोर रैपिड ट्रांसफर ऑफ ओएम ड्यू टू इंक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी। क्या मतलब है कि रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओएम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी, मतलब ट्यूबल में मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से ओएम जो है ना वो रैपिड ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, इसके अलावा मैकेनिकल डिसलॉजिंग ऑफ इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट, मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल डिसलॉजिंग होती है ना, डिसलॉज करना, रिमूव करना, तो जो ब्लास्टोसिस्ट वगैरह होते हैं उसको ये क्या कर लेते हैं, मैकेनिकली डिसलॉज कर देते हैं। और इसके अलावा स्पर्म इमोबिलाइजेशन, मतलब स्पर्म को जो है ना
उसको इसको इमोबलाइज करना। अच्छा, आईयूसीडीज़ में अगर हम बात करें ना, मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो है ना, ये फिलिपियन ट्यूब हो गई, ये हमारे पास यूट्रस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायग्राम को देख लेना, एक मिनट, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये फिलिपियन ट्यूब हो गई, ठीक है, ये यूट्रस हो गया। तो हम इसमें जब इसको इम्प्लांट करते हैं ना, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब वो इस तरह से यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। तो मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लॉक करेगा, ये इस तरह से ये वाला एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो अगर स्पर्म आ भी रहा है तो वो इमोबलाइज होगा, वो इस जगह से पार नहीं हो पाएगा। मतलब ओवम तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, तो स्पर्म जो है ना वो यहाँ पे आएगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा लेता है। ठीक हो गई बात। मैं जब इसकी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आईयूसीडीज किस तरह से होती। अच्छा, इसके बाद अच्छा, तो अगर हम इसकी टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ आईओडीज की बात करें ना, तो इसकी इस स्पेसिफिक टाइमिंग होती है कि मतलब इस टाइम में हमने इसको जो है ना इंसर्ट करना होता है। ठीक हो गई बात। अब वो कौन सा टाइम है? सो इसको अगर हम यहाँ पे देख ले कि बिफोर द इंसर्शन ऑफ द आईयूसीडीज a thorough medical checkup is must to confirm the well-being of the woman and the pelvic examination to determine the position and the direction of the uterus। जब भी आपने इंजर्शन करनी होती है ना, तो इंजर्शन से पहले आईयूडीज के लिए आपने क्या देखना होता है? पेल्विक एग्जामिनेशन और यूट्रस एग्जामिनेशन आपने करनी होती है, ताकि आपको पता चले कि जो यूट्रस की जो पोजीशन है या डायरेक्शन है वो सही जगह पे है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, द IUCDs is inserted just after abortion, immediately postpartum, and 7 to 1 days आर 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी। ये 1 to 7 days है, ठीक है। 1 to 7 days आर 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी। मतलब अगर कोई अबॉर्शन हो गया है या इमीडिएट पोस्टमार्टम हो गया है या डिलीवरी हो गई है, तो उसके फ़ौरन बाद या 1 से लेकर 7 डेज तक या 6 से लेकर 8 हफ्तों तक जो है ना, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। क्लियर हो गई बात? तो ये इसकी स्पेसिफिक टाइमिंग है, 1 to 7 days और 6 to 8 weeks आफ्टर द डिलीवरी। अच्छा, अब आ जाते हैं पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग की तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आईयूसीडीज दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा कि आईयूसीडीज किस तरह के होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आईयूसीडीज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये अगर आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना, ये इसको हम कहते हैं आईओसीडीज़। अगर आप यहाँ पे इसको देख लेना, तो ये असल में ये टी शेप का होता है, ये टी शेप। तो ये फिलिपियन ट्यूब हो गई, ये यूट्रस हो गए, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक हो गई बात। तो अगर इसको हम इम्प्लांट करेंगे तो इसकी जो स्पर्म इमोबिलाइजेशन है ना, वो भी हो जाती है, और जो हमारा वो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है वो भी हो जाता है। लेकिन ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईओसीडीज़ है, इस तरह आपको नज़र आ रही है ना, ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ आईओसीडीज़ है जिसको आप देख सकते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ आईओसीडी है। इसके अलावा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो क्लियर पिक्चर है ना, ये वाली आप देख लें, तो ये भी एक आईओसीडीज़ यहाँ पे इम्प्लांट की गई हैं। अच्छा, इस वाले को अगर आप देख लें तो ये भी टाइप्स ऑफ आईओसीडीज़ हैं, सही है। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन जो यूज़ होते हैं ये यही वाली जो है ना होती है, टाइप्स ऑफ आईओसीडीज़ में कॉमन जो यूज़ होती है, तो ये वाली आईओसीडीज़ यूज़ होती है। ठीक हो गई बात। तो असल में ये है, इसको हम आईओसीडीज़ कहते हैं, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग क्या चीज़ होती है। पोस्ट इंसर्शन का मतलब ये है कि जब आप उसको इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप आईयूसीडी को इंसर्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपने जो मदर होती है उसको क्या समझाना होता है, ठीक है।
अच्छा, after insertion the woman should be instructed that the IOCD will not interfere with the sex relation। क्या मतलब है कि जो IOCDs है ना वो आपके सेक्स रिलेशन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। शी में फील क्रैम्प्स इन द इनिशियल डेज, जो इनिशियल डेज होते हैं उसमें आपको क्रैम्प्स फील होंगे, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। देयर में बी ट्रांजिट विजाइनल स्पॉटिंग। ट्रांजिट विजाइनल स्पॉटिंग का क्या मतलब है कि वहाँ पे इस तरह के मतलब जो है ना कुछ निशानात जो है ना नमूदार होंगे, तो ये नॉर्मल सी बात है जो इंजर्शन ऑफ दी IOCDs के साथ होती है। इसके अलावा देयर में बी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इनिशियली, जो इनिशियली आपकी जो मेंस्ट्रुएशन होती है ना ये हैवी होती है। ठीक हो गई बात। शी शुड periodically चेक बाय फीलिंग द विजाइनल थ्रेड्स। अब विजाइनल थ्रेड्स क्या चीज़ होती है? विजाइनल थ्रेड्स असल में अगर आपने उस पिक्चर्स में देखे हैं ना, तो इस तरह की IOCDs होती है, ठीक है, और इसके साथ इस तरह के थ्रेड्स लगे होते हैं। तो वो कह रही है कि प्रॉपर चेकअप उसका करना होता है कि विजाइनल थ्रेड्स जो है ना वो प्रेजेंट होती है कि नहीं होती। ठीक है। शी may have removed it at any time if there are severe side effects or want conception। अगर मिसाल के तौर पर कोई severe side effect है या conception आप चाह रही हैं, प्रेगनेंसी आप चाह रही हैं, तो आप उसको जो है ना ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंजर्शन के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आपने जो है ना काउंसिल करना होता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ दी IOCD। सो साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमने ऊपर जो है ना डिस्कस भी किए कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ट्रांजिएंट विजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, कुछ क्रैम्प्स वगैरह हो सकती है। तो वही साइड इफ़ेक्ट्स है जिसमें विजाइनल डिस्चार्ज हो गया, पेन पेन इन द यूट्रस, ठीक है, एंड इसके अलावा यूट्रीन ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये कुछ इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IOCDs। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IOCDs में क्या है कि परफोरेशन हो सकते हैं। मतलब परफोरेशन का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास यूट्रस हो गए और यहाँ पे आपने IOCDs जो है ना वो इम्प्लांट किए हुए हैं, तो ये जो इर्द गिर्द की इसकी टिश्यूज़ होते हैं ना ये इसमें परफोरेट भी हो परफोरेट का असल में मतलब है सुराख करना। तो ये इन्वेड हो सकते हैं, जिसको हम इन्वेजन कहते हैं, एक जगह में इंटर होना। ठीक है। तो ये मतलब ये मुख्तलिफ जो साथ में टिश्यूज़ होते हैं, जो अराउंड टिश्यूज़ होते हैं, उसमें ये इन्वेड भी कर सकता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सही से लगा हुआ नहीं है या रिमूव हो गया है और आप कह रहे हैं कि मतलब नहीं वो तो IOCDs तो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है कि जो माल पोजीशन ऑफ द बेबी या इन्फेंट जो भी है, ठीक है, जो हमारे पास मिसाल के तौर पर नॉर्मल अगर हम बात करें तो बेबी तो यहाँ पे प्रेजेंट यूट्रस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो कभी कभार ये जो है ना बेबी यहाँ पे प्रेजेंट होता है या मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है। माल पोजिशनिंग ऑफ द बेबी जो है ना यूट्रस के अलावा दूसरी जगह पे होता है, तो वो वहाँ पे ग्रोथ कर रहा होता है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे जो है ना कंडीशंस हैं जिसमें हम IOCDs को यूज़ नहीं कर सकते? तो अगर हम प्रेगनेंसी को देख ले, अगर प्रेगनेंसी है तो फिर IOCDs का जो है ना मतलब यूज़ क्या है? प्रेगनेंसी में तो हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, प्रेगनेंसी से पहले ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, वही बात हो गई कि मिसाल के तौर पर आपके यूट्रस में जो है ना कोई नॉन कैंसीरियस ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ की, तो इसमें जो है ना आपने IOCDs नहीं लगाने। इसके अलावा आपको अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या कोई एक्यूट विजाइनल इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें आपने नहीं लगाना। कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स एंड द यूट्रस, अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई कैंसर की बीमारी है सर्विक्स या यूट्रस में, तो उसमें भी आप IOCDs नहीं लगा सकते। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए IOCDs की, ये आपने याद रखने हैं। ये इसमें जो है ना इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मतलब पोजीशन को देके तो आपको पता चल जाएगा कि इसको जो है ना हम किस किस कंडीशन में नहीं लगा सकते। अच्छा, अब फॉलो अप विजिट्स की बात कर लेते हैं। फॉलो अप विजिट्स का मतलब ये है कि मतलब ये कोई बैरियर मेथड या कॉन्डम डायफ्राम की तरह नहीं है कि आप इसको खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है ना डॉक्टर्स की विजिट की ज़रूरत होती है। So the woman must be encouraged for the follow-up visit after insertion of the IOCDs. The presence of the device should be checked with the vaginal speculum by seeing the threads। क्या मतलब है इसका
कि एक तो वुमेन को आप इनकरेज करें कि आप विज़िट करें, ताकि आपकी जो आईयूसीडीज़ इम्प्लांट की गई है, जो डिवाइस इम्प्लांट की गई है, या वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। और जब आप उसको चेक करेंगे विद विजाइनल स्पेकुलम, तो आपको क्या नज़र आएंगे, वही थ्रेड्स नज़र आएंगे जो आईयूसीडीज़ के साथ लगे होते हैं। तो अगर वो थ्रेड्स है तो मतलब इसका ये है कि जो आईयूसीडीज़ आपने इम्प्लांट की हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर वो थ्रेड्स नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है ना वो है। अब यहाँ पे नीचे ये बता भी दे रहे हैं कि इफ़ द थ्रेड्स आर नॉट विजिबल इट कुड मीन दैट, क्या मतलब है इसका, कि अगर मिसाल के तौर पर थ्रेड्स नहीं है, कौन कौन सी ऐसी जो है ना कंडीशंस हो सकती है जिसमें थ्रेड्स की जो है ना नज़र नहीं आते। तो एक तो ये है कि एक्सपल्शन ऑफ द आईओसीडीज़, किसी वजह से एक्सपल्शन ऑफ आईओसीडीज़ हो गई। एक्सपल्शन का मतलब ये है कि वो वहाँ से रिमूव हो गया हो, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, वो यूट्रस से रिमूव हो गया हो, तो इसको हम एक्सपल्शन ऑफ द आईओसीडीज़ कहते हैं। अच्छा, थ्रेड इज रिट्रैक्टेड ऑन द डिवाइस इन द यूट्रस, क्या मतलब है कि जो थ्रेड्स होते हैं ना वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं ऑन द डिवाइस, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं आईओसीडीज़ की, तो उसमें जो है ना वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं इन द यूट्रस, तो वो फिर नज़र नहीं आते, मतलब वो गायब हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, दिस इज़ देयर इज़ अ प्रेगनेंसी विद डिवाइस इन सूटो, क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रेगनेंसी वगैरह है, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना डिवाइस की जो थ्रेड्स है वो नज़र नहीं आते। द डिवाइस हैज़ परफोरेटेड द यूट्रस एंड लाइंग इन द एब्डोमेन, क्या मतलब हुआ इसका कि जो डिवाइस आपने इम्प्लांट किया हुआ है वो परफोरेट कर लेता है। परफोरेट ऑफ द यूट्रस का क्या मतलब है कि वो मिसाल के तौर पर आपने इसको यहाँ पे इम्प्लांट किया हुआ है और वो यहाँ से परफोरेट होके कहाँ पे चला जाए, एब्डोमेन में चला जाए, तो फिर तो वो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा ना। और इसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि ये परफोरेशन काज कर सकती है, ठीक है। सो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, सो इन केस देयर इज नो कंसेप्शन एंड द थ्रेड्स आर नॉट विजिबल, देन इट्स प्रेजेंट एंड पोजीशन कैन बी वेरीफाइड फर्स्टली बाय बी यूट्रीन साउंड एंड सेकेंडली बाय एक्सरे एब्डोमेन। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर कोई जो है ना कंसेप्शन नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, फिर भी जो है ना थ्रेड नज़र नहीं आ रहे, तो उसके लिए तो आप यूट्रीन साउंड का इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है ना उसमें कंफर्म नहीं कर सकते, तो फिर आपने एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन करना है, क्योंकि एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन इसलिए करना है कि अगर वो परफोरेट हो गया हो और यूट्रस से चला गया हो एब्डोमेन, तो आपको एक्सरे में नज़र आएगा कि जो आईओसीडीज़ है वो कहाँ चले गए हैं, वो एब्डोमेन की तरफ चले गए हैं, परफोरेट हो गए। तो ये इस तरह की कुछ कंडीशंस आ सकती है जिसके लिए फॉलो अप विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो आईओसीडीज़ का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे, उसमें से मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन, ठीक हो गई बात। और इसके साथ हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।